दोस्तों 10वीं क्लास की प्रथम चैप्टर हिस्ट्री की प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज हम लोग जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम आता है कि राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो है कि अपने देश या राष्ट्र के प्रति सोच, लगाव और आदर्श को राष्ट्रवाद कहते हैं। कि अपने देश के प्रति जो लोगों का आदर्श होता है, सोच होता है, लगाव होता है, उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो उसके बाद है कि राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, राष्ट्रवाद आखिरकार आया कब, राष्ट्रवाद जब अपने देश के प्रति सोच लगाव है तो यह कब से जागृत हुआ। तो कहते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय जो है 1789 की महान क्रांति, 1789 की महान क्रांति से जो है ये जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? 1789 की महान क्रांति राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। और यह 1789 की महान क्रांति जो है रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। और दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि रूस की क्रांति कब हुआ। रूस की क्रांति कब हुआ? तो रूस की क्रांति 1789 में हुआ। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं और दोनों जो है VVI प्रश्न है कि 1789 की क्रांति फ्रांस में हुई और फ्रांस की महान क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुई। उसके बाद है कि यूरोप में राष्ट्रवाद जब आया 1789 से पहले वहाँ पे कैसा शासन व्यवस्था था, वहाँ पे किसका शासन व्यवस्था था और कैसा शासन व्यवस्था था। तो यूरोप में 1789 के पहले जो है वहाँ पर बुबरो राजवंश का शासन था। किसका शासन था? बुबरो राजवंश का शासन था। यूरोप में राष्ट्रवाद से पहले जो है बुबरो राजवंश का शासन था और वह बुबरो राजवंश जो था निरंकुशवादी था। कैसा शासनवादी था? निरंकुशवादी था। यानी जो बुबरो राजवंश के राजा जो होते थे ना, वो क्या थे? वो निरंकुश शासनवादी थे, निरंकुश थे। वो हमेशा पुरानी कथाओं में, पुरानी परंपराओं में विश्वास करते थे और वह अत्याचारी बहुत ज़्यादा होते थे। वो लोगों पर अत्याचार ज़्यादा किया करते थे, इसलिए उन्हें निरंकुशवादी कहा जाता है। निरंकुशवादी मतलब ये होता है जो घोर प्रतिक्रियावादी हो, जो लोगों पे अधिक अत्याचार करे। और उसके बाद तो ये बुबरो राजवंश निरंकुशवादी था। उसके बाद जब ये बुबरो राजवंश का जब ये राष्ट्रवाद जब आया तो राष्ट्रवाद के समय जब यूरोप में लोग जो है अपने अनुसार इकट्ठा होकर जब लोग निरंकुशवादियों के सामने जो आंदोलन करने लगे तो उस समय लोगों ने इकट्ठा होकर एक गीत का आरंभ किया था और इस गीत का नाम पड़ा मार्सिले। और यह मार्सिले गीत जो है फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बन गया। यह मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बन गया। इसलिए आपके किताबों में, आपके गेस्ट पेपर में और एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रीय गीत क्या है। तो फ्रांस के राष्ट्रीय गीत क्या है? मार्सिले है। क्या है? मार्सिले है। तो यह भी एक आपके लिए VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस के राष्ट्रीय गीत क्या है। तो सर्वप्रथम 1789 की महान क्रांति जो है यह भी आपके लिए VVI है। यह भी क्या है? VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूरोप में किसका शासन था? यूरोप में किसका शासन था? तो यूरोप में जो है ये बुबरो राजवंश का शासन था। उसके बाद आएगा कि बुबरो राजवंश कैसा शासन करता था, किस प्रकार की शासन व्यवस्था उसकी थी। तो उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी? तो निरंकुशवादी शासन व्यवस्था थी। कैसी शासन व्यवस्था थी? तो निरंकुशवादी शासन व्यवस्था थी। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत क्या है? मार्सिले। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो मार्सिले है। इस पे ध्यान देंगे। फ्रांस के राष्ट्रीय गीत क्या है? तो मार्सिले है। उसके बाद कहता है कि अब आता है चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो आता है कि राष्ट्रवाद में नेपोलियन का योगदान। अब जो लोग हैं, जो राष्ट्रवाद जब आंदोलन चला है तो आंदोलन चलने में लोग जुड़ेंगे। वो लोग जो हैं उसमें एक व्यक्ति का नाम था नेपोलियन और उनका योगदान क्या था। तो उनके योगदान के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनका योगदान क्या था। तो नेपोलियन ने सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में, कौन से ईस्वी में? 1799 ईस्वी में वहाँ पर जो बुबरो राजवंश द्वारा जो शासन चलाए जाते थे वह डायरेक्टरी था। क्या था? डायरेक्टरी का शासन था। किसका शासन था? डायरेक्टरी का शासन था। उसको समाप्त कर प्रथम कौन सा लागू किया था? यानी कि नेपोलियन ने 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर
किसको लाया था? कौंसल का शासन लाया था। और प्रथम कौंसल जो है 1799 ईस्वी में, कब? 1799 ईस्वी में जो प्रथम कौंसल को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1799 ईस्वी में जो है प्रथम कौंसल को लागू किया गया। किसके द्वारा? तो नेपोलियन द्वारा। यह पूछता है कि प्रथम कौंसल जो है कब लागू की गई? तो 1799 में। कब लागू की गई? 1799 में। उसके बाद पूछता है कि प्रथम कौंसल को किसने लागू किया? प्रथम कौंसल को किसने लागू किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। दोनों प्रश्न जो है VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कौंसल जो है, यूरोप में प्रथम कौंसल जो है किसने लाया? तो कब आया? तो 1799 में। और किसने लाया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। फिर अगला पढ़ते हैं, आगे चलते हैं कि नेपोलियन का ही कार्य पढ़ेंगे। अभी नेपोलियन का योगदान पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रवाद में नेपोलियन का योगदान क्या था? तो सर्वप्रथम योगदान था कि 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर प्रथम कौंसल लाया। फिर दूसरा था कि नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। कब बना? फ्रांस का सम्राट। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना। आपके गेस में, आपके मॉडल सेट में जो है प्रश्न डाले गए हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है, या शॉर्ट में पूछता है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 ईस्वी में। कब बना? 1804 ईस्वी में। उसके बाद है कि फ्रांस पर आश्रित राज्यों में नेपोलियन ने, फ्रांस पे जो आश्रित राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, उस पर नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू की थी। कौन सी संहिता लागू की थी? नेपोलियन ने अपनी एक नई संहिता लाई थी जिसका नाम रखा था नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता। यह भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन संहिता किसने लागू की? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने लागू की। और कब लागू की? तो 1804 ईस्वी में। नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता कब लागू की? तो 1804 ईस्वी में जो है नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। तो नेपोलियन संहिता किसके द्वारा लागू की गई? नेपोलियन के द्वारा। और कब लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में। कब लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में लागू की गई। ये सब प्रश्न ध्यान देने योग्य प्रश्न है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है 10th के एग्जाम के लिए कि फ्रांस पर आश्रित राज्यों में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू की। और यह नेपोलियन संहिता जो है कब लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में लागू की गई। उसके बाद कहता है कि नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे? इटली में क्या लागू किया था? नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य की स्थापना की थी। किसके? ट्रांसपेडेन एवं सिसेलपाइन, दो था। क्या था? ट्रांसपेडेन एवं सिसेलपाइन। और गणराज्य की स्थापना की। और जर्मनी में इसी के जैसा एक और गणराज्य की स्थापना की थी, उसका नाम रखा था राइन संघ। क्या नाम था? राइन संघ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जर्मनी में नेपोलियन ने कौन सी संस्था स्थापित की या कौन से संघ स्थापित की? तो राइन संघ। कौन सा? राइन संघ। और इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य और सिसेलपाइन गणराज्य। इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य और सिसेलपाइन गणराज्य, और जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। उसके बाद है कि हंगरी में, वहाँ पे हंगरी है, तो हंगरी की जो है आबादी कौन सी भाषा बोलती है? हंगरी की आबादी कौन सी भाषा बोलती है? ये भी प्रश्न जो है आपके गेस में, आपके किताबों में दिया गया है, आपके मॉडल सेट में दिया गया है कि हंगरी जो है, हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हंगरी में जो है मैग्यार भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? वहाँ की आधी आबादी जो है ना, वो मैग्यार की भाषा बोलती है, मैग्यार भाषा बोली जाती है। उसके बाद है कि उदारवादी राष्ट्रवादी। क्या? उदारवादी राष्ट्रवादी। इसी के क्रम में जब नेपोलियन बोनापार्ट का जब आगे बढ़ा तो एक आया उदारवादी। ये निरंकुशवादी था। ये कैसा था? निरंकुशवादी था। उसके बाद आया उदारवादी। निरंकुशवादी में लोग कैसे शासन करते थे? तो अत्याचारी शासक हुआ करते थे, अत्याचार था, अत्याचारी शासन किया करते थे। उसके बाद है उदारवादी शासन आया, उदारवादी राष्ट्रवादी आया। तो उदारवाद का अर्थ पहले समझेंगे कि उदारवाद का क्या होता है, उदारवाद कब आया। तो उदारवाद शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के
किस भाषा के? लैटिन भाषा के लीबर शब्द से मानी जाती है। कौन सी शब्द से मानी जाती है? लीबर शब्द से मानी जाती है। और जिसका अर्थ होता है, लीबर शब्द का अर्थ होता है आज़ाद होना। क्या होना? आज़ाद होना। लीबर शब्द का अर्थ होता है आज़ाद होना। और यही जो है उदारवाद का उत्पत्ति है। उदारवाद का जो है उत्पत्ति है, क्या है? कि आज़ाद होना। ये लैटिन भाषा से आया है और इसका अर्थ होता है आज़ाद होना। उदारवादियों ने निरंकुशवादी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाया था। उदारवादियों ने किसके समक्ष? तो निरंकुशवादी के समक्ष, निरंकुशवादी शासन के विरुद्ध में जो है आवाज़ उठाया था। और यहाँ पर ये लोग राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहे थे, राष्ट्रवादी आंदोलन को अग्रेसित कर रहे थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ यूरोप में राष्ट्रवाद से ही आएंगे और कुछ नए प्रश्नों को आपके सामने बताया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे। ये सब जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न, इम्पोर्टेंट लाइन को जो है बुक से लिया गया है, जो कम समय में जो है बच्चों की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।